बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रो इकनॉमिक्स लेक्चर नंबर 7, नेशनल इनकम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है नेशनल इनकम, और आज हमने नेशनल इनकम के चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट लेक्चर कंटेंट्स हमारे क्या है? टाइप्स ऑफ सेविंग, लोनेबल फंड्स, सेविंग एंड इंटरेस्ट रेट। तो इस लेक्चर में हमने दो मार्केट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। एक है गुड्स मार्केट, द सेकंड वन है लोनेबल फंड्स मार्केट। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेविंग की। सबसे पहले उससे बात करेंगे हम डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेशन डिमांड। तो इसमें हमने बात करनी है, ये जो कॉन्सेप्ट है हम पहले पढ़ चुके हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट डिमांड्स। देखें, हमें पता है जो कि जीडीपी है वो है हमारे पास C+I+G। यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी, नो नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब है कि किसी इस कंट्री की जो है किसी इंटरनेशनली किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो जीडीपी है वो इक्वल है कंजम्पशन, Y = C+I+G। तो इसका मतलब है जो कि हमारा आउटपुट है वो जो है कुछ जो है कंजम्पशन में यूज़ होता है, एंड सम आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड द लास्ट वन इज सम आउटपुट इज यूज फॉर गवर्नमेंट डिमांड्स टू फुलफिल द गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड। तो इसका मतलब ये है कि इस में जो है जो आउटपुट के जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास होंगे C+I+G। सो अब वन बाय वन इस पे बात करते हैं। जो फर्स्ट वन है हमारे पास कंजम्पशन, इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि कंजम्पशन जो है ऑलवेज डिपेंड अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम। सो व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम आफ्टर टैक्सेस, मीन दैट टोटल इनकम माइनस टोटल टैक्सेस, देन वी फाइंड द disposable income, and this is the income in which the consumer or household is used for the consumption of goods and services। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन फंक्शन जो है, ये कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब ये हुआ that it shows that increase in income, disposable income is increase in कंजम्पशन। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जितने इनकम में इंक्रीज होगी, ठीक है, कंजम्पशन में उतनी इंक्रीज नहीं होगी। बट लेकिन इंक्रीज दोनों में है, लेकिन जितनी इंक्रीज जो है वो आपकी इनकम में होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि उतनी इंक्रीज आपकी कंजम्पशन में होगी। और ये इनका और दोनों को कंपेयर करें तो इनकम में जितनी इंक्रीज होगी उसको कंपेयर करें कंजम्पशन की इंक्रीज में, तो कंजम्पशन में बहुत कम ही इंक्रीज होगा। तो इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे पास डेफिनेशन है, हम इसको डिस्कस करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब है कि इंक्रीज इन कंजम्पशन, मतलब चेंज इन कंजम्पशन कॉज्ड बाय अ 1 यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, अगर 1 यूनिट या कंजम्पशन में इंक्रीज हो, ठीक है, किस वजह से? अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, उसकी वजह से आपके कंजम्पशन में इंक्रीज आ जाए या चेंज आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC = डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। मतलब चेंज, डेल्टा C का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो इस कंसेप्ट को आगे लेते हुए समझते हुए हमारे पास है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में जो हमारे पास वर्टिकली है या Y एक्सिस पे हम लेते हैं कंजम्पशन C को, और X एक्सिस पे लेते हैं डिस्पोजेबल इनकम को। तो हमें पता है कि जब हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है। इट शोज द पॉजिटिव लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम को इंक्रीज करने से हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है,
तो ये क्या है, ये लाइन हमें शो करती है कि ये क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। तो इसका द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज द MPC। ये जो स्लोप है ये हमें शो करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 1 यूनिट ऑफ इनकम को अगर इंक्रीज करेंगे तो फिर आपके डिस्पोजेबल इनकम में भी इंक्रीज आएगा। तो ये है हमारा द कंजम्पशन फंक्शन, जो कि ये शो करता है, एक पॉजिटिव लाइन शो करता है, ठीक है, डायरेक्ट लाइन है जो कि कंजम्पशन और आपके डिस्पोजेबल इनकम के कंपैरिजन में है ये लाइन, और ये पॉजिटिव लाइन है। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट फॉर द एग्रीगेट डिमांड या डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इन्वेस्टमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड एंड टॉक्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो वेयर आर डिनोट्स द रियल इंटरेस्ट रेट, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्वेस्टमेंट में जो आर का मतलब है ये रियल इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो हम आर का मतलब है रियल इंटरेस्ट रेट। अब हम बात करते हैं द रियल इंटरेस्ट रेट कि ये क्या है। तो ये है द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो इसका मतलब होता है कुछ तो हमारे पास अपने पैसे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम आगे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसके बजाय अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, और उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, कोई इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कि जब हमारे पास अपने पैसे ना हो तो हम किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या पे करते हैं, कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, या हम बैंक से लेते हैं या किसी इंडिविजुअल से क्या करते हैं, हम बोरो करते हैं पैसे, तो इसके अगेंस्ट हम इंटरेस्ट पे करते हैं। सेकेंड वन हम बात करते हैं द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट है। जैसे हमने पहले बात की है कि अगर हमारे पास अपने पैसे हो तो इसका मतलब अपने पैसों के से हम बोरो नहीं करते, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है, कि जिसके अगेंस्ट हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। अगर हमारे पास अपने पैसे हो, अपने जो है इनकम है, तो ठीक है, उसको हम अगर बैंक में जमा करते हैं तो इसका अगेंस्ट हम क्या लेंगे, हम ही उसके अगेंस्ट क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो क्या है कि हम अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर इंटरेस्ट रेट जो है ये इंक्रीज कर जाता है तो पीपल विल, तो लोग क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे अपनी ही मनी को क्या करेंगे, इन्वेस्ट इन द बैंक में इन्वेस्ट करेंगे टू अर्न दी इंटरेस्ट, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके अगेंस्ट अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है, और मनी की जो है डिमांड इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो इसी कंसेप्ट को आगे हम समझते हैं एक ग्राफ में, द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जैसे कि हमने पहले बात की है कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम क्या लेंगे, रियल इंटरेस्ट रेट, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट को। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पीछे बात की है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है और इन्वेस्टमेंट है, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो ये जो ग्राफ है, ये लाइन यही शो कर रही है कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाती है। जैसे हमने पिछले जो है एग्जांपल के साथ बात की है, तो कहते हैं स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट गुड इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, देख रहे हैं आप, फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट। तो अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट जो क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी। तो हमें पता है, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्लूड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें जो है ट्रांसफ़र पेमेंट ये एक्सक्लूड होती है। तो हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टोटल टैक्सेस आर एक्सिजिनस, तो मतलब है आर गिवन। तो ये गिवन होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग है
और टोटल टैक्सेस जो है ये हमारे पास गिवन है। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है और टैक्सेस जो है ये गिवन है एंड नेशनल लेवल इकोनॉमी लेवल की अगर बात करें तो ये दोनों गिवन है। तो इसका मतलब होता है G इज इक्वल टू G बार एंड T इज इक्वल टू T बार। तो इसका मतलब है G बार, जहाँ पे बार होगा इसका मतलब ये है कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के हमने पहले भी बात की है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दो तरह की होती है, एक होती है फॉर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं और एक होती है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में हमने पिछली एक्सरसाइज में बात की है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के बाद जो तीनों कंपोनेंट्स थे हमारे पास कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसके बाद अब हम बात करते हैं द एग्रीगेट डिमांड की, द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड के देखें कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ, हमने बात की थी किस चीज़ की फंक्शन है ये, इनकम और टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम की जिसमें हमने बात की पिछले स्लाइड्स में, और इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये हमने तीन बातें की हैं, ठीक है, कि हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, जीडीपी, वो किसकी इक्वल होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो हमने पिछले जो है लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो आउटपुट है इसमें हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की बात की है कि वाई बार जो है हमारा आउटपुट है इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है वाई बार ये भी गिवन है, वाई टी बार जो है ये भी गिवन है, जी बार ये तीनों गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आउटपुट भी गिवन है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी इसके गिवन है। तो ये है हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम, इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्वल आते हैं, ठीक है, कि जितना डिमांड हो उतना ही सप्लाई हो, तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसका मतलब यह होगा, इसको इक्वेशन को हम इन दोनों को मिला के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई बार इज इक्वल टू ये जो है फंक्शन पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, कि वाई बार माइनस टी बार प्लस आई इंटू आर प्लस जी बार। तो यहाँ पे अगर देखें सब के ऊपर बार है, फिक्स्ड है, और जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें। अगर इस आर की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो इसके ऊपर बार इस वजह से नहीं है क्योंकि ये जो है इंटरेस्ट रेट जो है ये दोनों तरफ सप्लाई साइड पे भी और डिमांड साइड पे भी इसका रोल है, जो कि इक्विलिब्रियम लाता है डिमांड और सप्लाई के दरमियान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इस लेक्चर का जो नया पार्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो हमारी इनकम है उसको हम आउटपुट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, द लोनेबल फंड्स मार्केट, कि हम जो है इसमें सप्लाई डिमांड मॉडल की बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, कि इन दोनों का जो है डिमांड फॉर फंड जो है और सप्लाई ऑफ फंड्स जो है, इन दोनों का इक्विलिब्रियम को हमने फाइंड करना है कि कैसे इसका जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑन वन एसेट जो है हमें बात की लोनेबल फंड्स की बात की है कि जो है डिमांड फॉर फंड जो है, हम फंड्स लोग जो है फंड्स को क्यों डिमांड करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखे जाए या जो है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाए तो जो है इसका एक पर्पज़ ये है डिमांड का, फंड्स का डिमांड इस वजह से करते हैं कि वो आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरी अगर बात हम करें सप्लाई के है कि सप्लाई जो है वो कहाँ से आती है फंड की, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, फंड तो सप्लाई जो है किस पर्पज़ के लिए आती है, सेविंग पर्पज़ के लिए, कि लोग जो है अपने जो है फंड्स को क्या करते हैं, सेव करना चाहते हैं।
इसके लास्ट जो है प्राइस ऑफ फंड जो है रियल इंटरेस्ट रेट, जो कि इक्विलिब्रियम को लाते हैं, ठीक है, मार्केट में, ठीक है, कि डिमांड्स और सप्लाई को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर लाते हैं। तो ये क्या है, प्राइस ऑफ फंड है थर्ड वन, ठीक है। तो ये तो जस्ट डिफिनीशन थी। अब हम दोनों साइड्स को देखेंगे, डिमांड्स फॉर फंड्स एंड सप्लाई ऑफ फंड, इन दोनों के बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। पहले है डिमांड फॉर फंड्स इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने बात की है कि जो है फंड्स की डिमांड क्यों आती है, डिमांड फॉर फंड्स कम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कैसे होती है, जब किसी फर्म्स को, किसी कंपनी को जो है फाइनेंस करनी है किस चीज़ में, किसी प्लांट उनको चाहिए, ठीक है, या न्यू इक्विपमेंट उन्होंने लेनी है किसी फर्म्स ने, या न्यू ऑफिस बनाने हैं या बिल्डिंग वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए उनको फंड की ज़रूरत होती है। या अगर कंज्यूमर लेवल पे देखा जाए, कंज्यूमर जो है वो फंड बाय करते हैं, फंड की डिमांड करते हैं न्यू हाउस बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमांड फॉर फंड है ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, किस पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। तो सेकेंड वन पॉइंट क्या है, डिपेंड्स जो है डिमांड फॉर फंड्स नेगेटिवली ऑन आर, मतलब प्राइस ऑफ लोनेबल फंड, जिसके बारे में हमने पिछली बात की है द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की, कि जब आपका जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये भी इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो ये सेकेंड पॉइंट है। इस डिस्कशन के बेस पे अगर आगे हम देखें तो हमारे पास है लोनेबल फंड्स डिमांड कर्व। तो ये कैसे आता है, यहाँ इसकी भी हमारे वाई एक्सिस पे जो है आर है, प्राइस है, रेट है, और जो है एक्सिस पे हम इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो है इन्वर्स रिलेशन शो हो रहा है। जैसे हमने पिछले भी बात की है, लोनेबल फंड फॉर डिमांड कर्व का भी सेम ही कर्व बनता है कि द इन्वेस्टमेंट कर्व इज आल्सो द डिमांड कर्व फॉर लोनेबल फंड। जो लोनेबल फंड का या इन्वेस्टमेंट कर्व है, दोनों का डिमांड क्या है, सेम है, और दोनों का कर्व भी सेम है, जिसमें हमने बात की है डिटेल से। ये तो हमने फाइनेंशियल साइड की डिमांड साइड को जो है डिस्कस किया। अब हमने उसके सप्लाई साइड को भी, सप्लाई ऑफ फंड, इस साइड को भी हमने जो है डिस्कस करना है, और हमने ये डिटरमाइन करना है कि फाइनेंशियल मार्केट में इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए हम जो है हमने पहले डिमांड साइड को डिस्कस किया, और अब क्या करेंगे, सप्लाई साइड को भी डिस्कस करेंगे यहाँ। तो इसमें जो है अदर साइड पे हम बात करते हैं द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम फ्रॉम सेविंग। सप्लाई कहाँ से आती है, सेविंग में। सेविंग के बाद अगर हम करें, हाउस होल्ड यूज देयर सेविंग्स टू मेक द बैंक डिपॉजिट, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड है अपनी सेविंग कैसे करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, परचेज बॉन्ड परचेज करते हैं, या अदर एसेट्स होते हैं जो कि परचेज करते हैं, और क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो ये जो सेविंग्स होती है और ये फंड्स जो है, ये फिर क्या होते हैं, these funds become available to firms to borrow to finance investment spending। फिर उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के लिए क्या करते हैं, बोरो करते हैं, कोई भी फर्म्स या गवर्नमेंट को अगर नीड हो। तो इसी तरह अगर बात करें, द गवर्नमेंट में आल्सो कंट्रीब्यूट टू सेविंग इफ इट डज नॉट स्पेंड ऑल ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज इट रिसीव। तो गवर्नमेंट भी इसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकती है सेविंग में, अगर वो अपने तमाम रेवेन्यूज को स्पेंड ना करे। तो सेविंग जो है दो तरह की होगी, मतलब या तो है पब्लिक सेविंग है, प्राइवेट सेविंग, या फिर पब्लिक सेविंग है, मतलब या हाउस होल्ड सेव करते हैं या फिर गवर्नमेंट ही सेव कर सकते हैं। तो फंड जो सेविंग की है ये भी दो तरह की होती है। तो दो तरह की जो सेविंग है, प्राइवेट सेविंग और पब्लिक सेविंग, इसको आगे हम टाइप्स ऑफ सेविंग में देखते हैं। एक होती है प्राइवेट सेविंग। प्राइवेट सेविंग क्या है, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें से कंजम्पशन को, हाउस होल्ड कंजम्पशन को जो है माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं प्राइवेट सेविंग। ये है हमारे पास किसी हाउस होल्ड की हम बात करते हैं। पब्लिक सेविंग क्या है कि जब हमारे पास हम टैक्सेस में से है माइनस करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, तो हमारे पास आ जाती है पब्लिक सेविंग। तो ये दो तरह की सेविंग है।
ये है वाई माइनस टी है जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं ऊपर, उसमें से हम कंजम्पशन को लेस करते हैं। सेकेंड वन क्या है कि हम टैक्सेस में से गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेस करते हैं तो हमारे पास पब्लिक सेविंग आ जाती है। तो हम उसके बाद कैसे फाइंड करते हैं नेशनल सेविंग को, तो नेशनल सेविंग है हमारे पास पब्लिक सेविंग प्लस प्राइवेट सेविंग, दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आपस में ऐड करें नेशनल सेविंग आ जाती है। तो प्राइवेट सेविंग में हमारे पास है डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन प्लस टैक्स टी माइनस जी। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है, देखिए इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो इससे नीचे वाली इक्वेशन आ जाती है। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इसका अगर देखा जाए इसको सिंपल ऐसे ही किया है, वाई माइनस टी माइनस सी प्लस टी माइनस जी। तो ये टी और ये टी आपस में कैंसल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा वाई माइनस सी माइनस जी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, नेशनल सेविंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर अपनी नेशनल इनकम में से कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेस करते हैं तो हमारे पास नेशनल सेविंग आ जाती है। ठीक है, वाई माइनस सी माइनस जी का मतलब ये है कि हम अगर अपने आउटपुट में से इनकम में से कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन या और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम लेस करते हैं तो हमारे पास नेशनल सेविंग आ जाती है। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की, बजट सरप्लस एंड डिफिसिट्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है व्हेन टी इज ग्रेटर देन जी, इसका मतलब है जब टैक्सेस जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, टैक्स रिवेन्यूज ज़्यादा हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, तो हमारे पास क्या है, बजट सरप्लस है। तो इसका मतलब है इसमें पब्लिक सेविंग हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट वन कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास टैक्स रिवेन्यू ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग हो तो हमारे पास क्या है, बजट सरप्लस है। लेकिन सेकंड वन पॉइंट में देखें व्हेन टी इज लेस देन जी, जब टैक्स रिवेन्यू आपका कम हो और आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, टैक्स कलेक्शन कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि बजट डिफिसिट हुआ है, मतलब बजट हमारा जो है खसारे में गया है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो ज़्यादा है हमारे टैक्स कलेक्शन से। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पब्लिक सेविंग क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, पब्लिक सेविंग पॉजिटिव कब होगी, जब हमारी टैक्सेस जो है, टैक्स रेवेन्यू ग्रेटर देन हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। तो पब्लिक सेविंग नेगेटिव तब होगी जबकि हमारे टैक्स रेवेन्यू जो है वो लेस देन हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, तो फिर क्या होगा, बजट डिफिसिट होगा। थर्ड पॉइंट में क्या है कि बजट हमारा बैलेंस कब होगा या पब्लिक सेविंग ज़ीरो कब होगी, कि जितना हमारा टैक्स रेवेन्यू है उतनी ही हमारे गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग है। तो इसका मतलब है पब्लिक सेविंग यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, और बजट इज़ बैलेंस्ड है और पब्लिक सेविंग ज़ीरो है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज किसी गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर कुछ पॉइंट जो है जो ज़ीरो से ऊपर किए गए हैं, इसका मतलब है कि इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी अगर हम बात करें। और दूसरी तरफ अगर ये जो ज़ीरो से नीचे आए हैं, इसका मतलब है ये जो लाइन है मोस्टली ये क्या कर, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से गवर्नमेंट जो है इसका बजट क्या है, डिफिसिट में चला गया है। इसके बाद हम बात करते हैं यूएस फेडरल गवर्नमेंट डेट की अगर बात करें हम, तो इसका मतलब ये है 1990 से पहले जो है वो डेट जो है टैक्स ज़्यादा पे करते थे, और अब 1990 के बाद वो जो डेट है वो उसके ऊपर टैक्स क्या करता है, इंटरेस्ट रेट कम पे करते हैं, तो काफ़ी इसमें कमी आ गई है। आगे हम देखते हैं इसके अलावा लोनेबल फंड सप्लाई कर्व, इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। इसमें सिंपल यही है, अगर देखें हम हमारे पास इक्वेशन जो है वाई बार फिक्स्ड है और कंजम्पशन जो है नेशनल इनकम ये भी फिक्स्ड है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर देखें नेशनल सेविंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन सॉरी, तो द सर्कुलर कर्व इज़ वर्टिकल, ये इस वजह से अगर बाकी फिक्स है तो आर जो है अगर ये क्या है, ये डिपेंडेंट नहीं है, तो ये हमें सिंपल शो कर रहा है कि ये वर्टिकल
लाइन है किस चीज़ की, लोनेबल फंड सप्लाई कर्व की जो है एक वर्टिकल लाइन बनेगी। तो हमने डिस्कस किया इससे पहले लोनेबल फंड्स डिमांड कर्व को, और ये है लोनेबल फंड सप्लाई कर्व। अगर दोनों को हम मिलाएं आपस में तो हमें पता है इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, हम जब वो पॉइंट के जहाँ पे हमारे पास सप्लाई और डिमांड जो है दोनों इक्वल आ जाए। यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट, जैसे कि हमने ये हमारे पास ये लाइन शो कर रही है हमारे लोनेबल फंड्स फॉर डिमांड। इसके बारे में हमने बात की है कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जो कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। इससे पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट सप्लाई है इसका वर्टिकल कर्व है और इसमें जो आर है ये फिक्स्ड है। अगर दोनों को देखें तो इसकी जो है पॉइंट इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट जो है और सप्लाई का जो है यहाँ पे जो है दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि ये है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रियल इंटरेस्ट रेट। लोनेबल फंड मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, अगर देखें तो यहाँ पे आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं द स्पेशल रोल ऑफ आर। इसमें हम बात करते हैं लोनेबल इक्विलिब्रियम इन लोनेबल फंड मार्केट एंड इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, कि इन दोनों में जो आर का रोल है ये क्या है, यहाँ पे बताया गया आर एडजस्ट टू इक्विलिब्रेट द गुड्स मार्केट एंड लोनेबल फंड मार्केट सिमल्टेनियसली। इफ लोनेबल फंड मार्केट एंड इक्विलिब्रियम, देन यह हमने पिछली जो है हमारे पास आ गई थी इसकी ये इक्वेशन आ गई थी कि हम अगर अपनी जो है इनकम में से कंजम्पशन और गुड्स को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास वो नेशनल सेविंग की अगर हमने बात की थी किसमें, मार्केट लोनेबल फंड मार्केट में। तो आर जो है हमारे पास और दोनों में देखिए सी प्लस जी टू बोथ साइड टू गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर है इसका स्पेशल रोल है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, गुड्स मार्केट में भी और लोनेबल फंड मार्केट में भी। देखें अगर यहाँ पे जो है एड बोथ साइड सी प्लस जी बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट। अगर ऊपर देखें अगर इसी को बोथ साइड पे लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है मार्केट इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम इन लोनेबल फंड मार्केट जो है और इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट जो है इसको कौन एडजस्ट करता है, ये आर ही एडजस्ट करता है और स्पेशल रोल प्ले करता है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्रेशन की मॉस्टरिंग मॉडल की, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन सी वेरिएबल है, एंडोजेनस है और कौन से एक्सोजेनस है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि एंडोजेनस हमारे कौन से होते हैं, एक्सोजेनस कौन से होते हैं। एक्सोजेनस मतलब है कि जो फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, और एंडोजेनस कौन से होते हैं कि जो कि हम मॉडल के अंदर से इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। वो वेरिएबल जिनको हम डिटरमाइन करते हैं मॉडल से वो एंडोजेनस होते हैं, और एक्सोजेनस कौन से होते हैं, जो कि हमारे में गिवन होते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं। तो इसमें बात करते हैं फॉर ईच कर्व इन द डायग्राम नो, तो हमें वेरिएबल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि एंडोजेनस है या एक्सोजेनस है, ठीक है, और इसके स्लोप के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, और वो सारे इफेक्ट्स जो हैं, सारी चीज़ें जो कि शिफ्ट करती है कर्व को, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा यूज़ द मॉडल टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ ईच एटम, और उस मॉडल को एनालाइज करने के कौन कौन से एटम यूज हुए हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब हम आगे इसको डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ मॉस्टरिंग द लोनेबल फंड्स मॉडल। अब हम बात करते हैं थिंग्स दैट शिफ्ट द सेविंग कर्व। सेविंग कर्व की बात करते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल है जो नेशनल सेविंग है। नेशनल सेविंग का हमें पता था कि द सम ऑफ पब्लिक सेविंग एंड प्राइवेट सेविंग। अब पब्लिक सेविंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है ये फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या है, इसके दो ही डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और टैक्सेस है।
ठीक है। अगर फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है या टैक्सेस में इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, मतलब इस चेंज की वजह से पब्लिक सेविंग में क्या चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके इक्विलिब्रियम के क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट वन क्या है, फिस्कल पॉलिसी मतलब चेंजेस इन गवर्नमेंट और टैक्सेस जो है ये पब्लिक सेविंग को क्या करती है, चेंज करती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जैसे कि डिफिसिट और सरप्लस की बात की है कि अगर हमारे पास टैक्स रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन जी है तो सप्लाई ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा जी इज़ ग्रेटर देन टी हो जाए इसके बरक्स, तो फिर क्या होगा, उसका कर्व भी चेंज हो जाएगा। पब्लिक सेविंग में हमने ये बात की थी और इसके ग्राफ के बारे में बात की थी। सेकेंड वन है प्राइवेट सेविंग। प्राइवेट सेविंग जो है किस तरह से ये इफेक्ट हो सकती है और किस तरह से ये चेंज हो सकती है बाय द प्रेफरेंसेस ऑफ प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि दी प्रेफरेंसेस जो कंज्यूमर है इसकी प्रेफरेंसेस जो है ये चेंज करती है, किस चीज़ को, प्राइवेट सेविंग को चेंज कर सकती है। कंज्यूमर या हाउस होल्ड की प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज कर सकती है प्राइवेट सेविंग को। मतलब ये जो प्रेफरेंसेस है ये पॉजिटिव प्राइवेट सेविंग भी हो सकती है और नेगेटिव प्राइवेट सेविंग भी हो सकती है अगर वो अपने कंजम्पशन को चेंज करते हैं। कौन, प्राइवेट सेविंग अगर कंजम्पशन को चेंज करते हैं तो इसकी वजह से प्राइवेट सेविंग में चेंजिंग आ जाती है। सेकेंड वन है टैक्स लॉ दैट अफेक्ट सेविंग, और वो टैक्स लॉ जो कि लेविड होती है आपके जो है कंजम्पशन पे, गुड्स वगैरह पे, ठीक है। अगर इसमें चेंजिंग हो जाती है तो डायरेक्टली जो है प्राइवेट सेविंग में भी चेंजिंग हो जाती है। अगर टैक्स ज़्यादा इम्पोज किए जाएंगे तो फिर क्या होगा, प्राइवेट सेविंग जो है लोगों की कम हो जाएगी, ठीक है। अगर टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे तो प्राइवेट सेविंग में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह की सेविंग है, दो तरह की चेंजिंग है। अगर इनमें हम चेंजिंग कर दें पब्लिक सेविंग में या फिर प्राइवेट सेविंग में तो क्या होगा, क्या जो है सेविंग कर्व भी है, लोनेबल फंड्स जो है इसका कर्व भी चेंज हो जाएगा, या तो राइट या फिर लेफ्ट साइड पे क्या होगा, कर्व चेंज हो जाएगा। तो इस सब डिस्कशन के बाद हम बढ़ते, एक केस स्टडी है, ठीक है, यूएस इकोनॉमी द रीगर डिफिसिट है। तो इसका क्या होता है, ड्यूरिंग अर्ली 1980s में क्या हुआ, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, डिफेंस स्पेंडिंग को जो है वो इसमें चेंजिंग कर दी, बढ़ा दी है, ठीक है, और पॉजिटिवली। और जो टैक्स करते वो जो डेल्टा टैक्स था वो इनको क्या कर दिया, इनको भी इन्होंने दोनों में चेंजिंग लाई। तो इसकी वजह से क्या हुआ इकोनॉमी में, नेशनल सेविंग में, तो रिकन डिफिसिट में क्या हुआ कि डिफेंस स्पेंडिंग जब इन्होंने इंक्रीज कर दी है, पॉजिटिव कर दी, और दूसरी तरफ बैक टैक्स कट्स है, डेल्टा टी लेस देन जीरो हो गया, टैक्स रेवेन्यू लेस देन जीरो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल बोथ पॉलिसी रिड्यूस नेशनल सेविंग। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ कि नेशनल सेविंग जो है ये क्या हो गई, कम हो गई। कैसे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बजट डेफिसिट हुआ जब स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज कर दी है, ठीक है, और टैक्स जो है वो रेवेन्यू लेस देन जीरो हो गया, तो बजट डेफिसिट हो गया। तो हमारा जो है सेविंग का जो मॉडल है वो हमें ये बताता है वाई बार माइनस सी इंटू डिस्पोजेबल इनकम माइनस जी बार, जो ये जो सब गिवन है। तो नेशनल सेविंग का जो हमारे पास फंक्शन है, नेशनल सेविंग इज इक्वल टू वाई बार माइनस सी इंटू वाई बार माइनस टी बार माइनस जी बार। तो इस मॉडल से हमें यही पता चलता है कि जब हमारी कंजम्पशन इन्होंने इंक्रीज कर दी है तो नेशनल सेविंग क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ऑन द अदर हैंड जब नेशनल जो टी बार है ये डिक्रीज हो गई है, टैक्सेस डिक्रीज हो गई है, तो कंजम्पशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गए। इसी की वजह से जो नेशनल सेविंग थी वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। मतलब जब टैक्सेस कम होंगे, ठीक है, तो लोगों की कंजम्पशन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, पावर ऑफ कंजम्पशन उनकी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से नेशनल सेविंग भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसको अगर हम यहाँ पे देखें, द रिकन डिफिसिट को देखें, द इंक्रीज इन द डिफिसिट सेविंग रिड्यूसेस, इंक्रीज इन द डिफिसिट रिड्यूसेस सेविंग। तो इसका मतलब है फर्स्ट वन जो कर्व थी वो यहाँ पे थी, ठीक है। अब रियल इंटरेस्ट रेट में देखे
रेज हो गया, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट रेट, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो शिफ्ट हो गई है I1 से I2 पे। और सेविंग जो है, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका जो है स्लोप है सेविंग नेशनल इनकम, वो भी यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड पे हो गई, शिफ्ट हो गई है, विच रिड्यूसेस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है, और नेशनल सेविंग जो इसका जो है ग्राफ है ये भी लेफ्ट साइड पे आ गया, और आपका जो इक्विलिब्रियम है दोनों का वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है रिकन डेफिसिट में अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग में उन्होंने क्या किया, चेंजिंग की, तो इसकी वजह से उनकी टैक्सेस जो है वो भी लेस देन ज़ीरो हो गई हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ इनका इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से इनके नेशनल सेविंग का जो कर्व है वो शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे। इसके बाद अगर हम बात करें मास्टरिंग द लोनेबल फंड्स मॉडल, जो सेविंग कर्व की हमने बात की थी, अब यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर्व की यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक स्लाइड मिस हो गया है, ठीक है। अब हम इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है, ठीक है, इसका शिफ्ट जो है ये कैसे चेंज हो जाता है, कब कैसे चेंज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसे इंक्रीज होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज से, जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू इनोवेशन आ जाती है, तो न्यू इनोवेशन की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से जो नेशनल सेविंग में चेंजिंग आती है, या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट में जो चेंजिंग आती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसका सिंपल ये है कि हमारा जो वाई एक्सिस पे है R है, इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है। तो अगर देखें यहाँ पे रेज इज द इंटरेस्ट रेट, पहले इसकी बात करते हैं, इन इंक्रीज इन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो इसका शिफ्ट जो है क्या हो जाएगा, I1 से I2 पे आ जाएगा, ठीक है। बट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन नॉट इंक्रीज बिकॉज द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इज फिक्स्ड। तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है ये इसका कर्व चेंज नहीं होता जब तक सप्लाई का जो है ये फिक्स्ड रहता है, तो इन्वेस्टमेंट का कर्व चेंज नहीं होगा। अगर सप्लाई जो है, ठीक है, ये अगर चेंज हो जाए, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का कर्व भी चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई की चेंज होने से, सप्लाई की डिमांड की वजह से इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट जो है ये इस पे चेंजिंग आ सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजिंग आ सकती है।